राजभर साहब तो सन 2019 में बीजेपी में टर्टर करते थे, मोदी के गुद्दी पे एक स्लैप मारते, कहते वो बावले हम तो भाई भाई हैं। आपके हिसाब से किसको सीएम बनना चाहिए? मेरे लिहाज से तो फिर एक बार फिर हमें अखिलेश को चांस देना चाहिए। बीजेपी सन 2024 में भी जा रही है, 22 में यूपी से जा रही है, तो सब इसको टाटा बाय बाय करें। असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर दस्तक दे रहे हैं। 14 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पर कांग्रेस को जो है दम भरने के लिए जा रही है। अखिलेश की सियासत पर भी हम बात करेंगे, मायावती की राजनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ अयमन रिजवी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हैं, लोग इनके जो है मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लोग काफ़ी सुनना पसंद करते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। हाँ शुक्रिया सद्दाम। कि हर आदमी हर फैमिली चाहती थी कि हमारे घर में 2-4 बेटियां हों, क्योंकि 10वीं में 20,000 मिलने, साइकिल मिलनी, लैपटॉप मिलना, हर घर में लड़की को एक इज्जत मिलना, तो तमाम लड़के इतनी इज्जत पा रही थी और तमाम वहाँ पर एक इतनी इज्जत से देखा जा रहा था। अखिलेश ने रोजगार भी काफ़ी दिया, तो अखिलेश एक बहुचर्चित चेहरा बन गए थे और बीजेपी ने उनको टारगेट करने के लिए, अगर आपको याद हो, मुल्ला अखिलेश भी कहा, मुल्ला मुलायम भी कहा, मतलब किसी भी तरह दंगे भड़काए जाए। अब क्योंकि योगी महाराज हर तरह से नाकाम हो गए हैं, कोरोना काल में आपने देखा कि लाशें कैसे तैर रही थी, जो बाद में हमें पता चला कि वो लाशें नहीं थी, वो कांग्रेस ने डमियां तैराई थी, क्योंकि अखिलेश मतलब यही था ना, कांग्रेस ने डमियां, आरोप लगता हाँ यहाँ पे आरोप ही था, वो लाशें नहीं थी, वो कांग्रेस ने सारी की सारी डमियां तैराई थी, वो बंदा कोई मरा नहीं था। तो उस चीज पे पर्दा डालने के लिए, उन लाशों पे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पूरा का पूरा जो योगी महाराज और बटालियन है, RSS की बटालियन, ये पूरी कोशिश में किसी भी तरह मुसलमानों को वर्गलाया जाए, यूपी में सियासत में ऐसा तड़का लगाया जाए कि मुसलमान और हिंदू जो है एक दूसरे के बाल नोचना शुरू कर दें। अभी जैसे आपने देखा कि योगी महाराज ने एक स्टेटमेंट दिया कि जिनके 2 बच्चे होंगे उनको जॉब मिलेगी, जिनके 2 बच्चे होंगे वही इलेक्शन में लड़ेंगे। मोहन भागवत भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का DNA एक है। तो मोहन भागवत जो भाग भाग के स्टेटमेंट देता है खुराफाती, उससे पूछो ये जो हमारा जो प्रधानमंत्री है, इसने चाय बनानी कहाँ सीखी? RSS में सीखी, नागपुर में सीखी। तो जो प्रधानमंत्री पिछले साल कपड़ों से मुसलमानों को पहचानना था, तो मोहन भागवत का क्या फर्ज था? मोदी के गुद्दी पे एक स्लैप मारते, कहते वो बावले हम तो भाई भाई हैं, तो मुसलमानों को भाई भाइयों को क्यों कपड़े से पहचानना है? हमारे तो सबके कपड़े एक जैसे हैं। तो मोहन भागवत ने क्या मोदी के जमाटा घुमाया? नहीं घुमाया। तो ये डरे हुए हैं, क्योंकि आप देखो कि अफगानिस्तान में तालिबान फतह हो रहे हैं और इनको पूरा डर है कि कहीं ना कहीं अब तालिबान हमारी आके मुंडी ना मरोड़ दें, क्योंकि ये वही सरकार है जो कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने गई थी। और अभी आप देखिए कि यूपी में इन्होंने ड्रामा करना शुरू कर दिया, हाय हाय तालिबान आ गए, हाय हाय तालिबान आ गए। इन पे दौरे पड़ने शुरू हो गए तालिबान के, क्योंकि तालिबान ने 80% अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, हुकूमत वो किसी भी वक्त गिरा सकते हैं। तो ये मोहन भागवत ने इसलिए भागते भागते स्टेटमेंट दिया ताकि इंटरनेशनल पे ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में ये कहीं ना कहीं वोट साधने की कोशिश की जा रही है? ये तो वोट साधने की क्या, तो वोट छीनने की कोशिश करी जा रही है। आप देखो जेलों में से क्रिमिनलों को निकाला जा रहा है, बीजेपी के लोग बम मार रहे हैं, ACP DCP पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो पुलिस वाले क्या ना बीजेपी वाले बम मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, ओपनली लड़कियों की गोली मारी जा रही है, कोई भी सिंगल FIR नहीं हो रही, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इस वक्त तो हम ये नए जमाने के दंगाई हिटलर हैं कि बस किसी भी तरह सत्ता को हम नोच लें, खसोट लें। इसका मतलब समाधान क्या है? अगर उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार बनती है तो क्या मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे? नहीं, मुसलमान तो खैर सुरक्षित नहीं रहेगा, और क्या नाम है, चाहे सत्ता किसी की भी आई हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ मुसलमानों ने बहुत डेवलपमेंट करा, चाहे वो अखिलेश की हो, चाहे वो मुलायम सिंह की हो, चाहे वो मायावती की हो। मायावती तो कहीं ना कहीं हमेशा के बीजेपी के झुकाव में रही, क्योंकि उनके इतने घोटाले थे कि बीजेपी के पास सारे उनके घोटालों की फाइल है। तो बीजेपी तो यही धमकी देती है कि माया अगर तूने खोला तो हम अपना माया जाल पहुंचाकर तेरी माया खत्म कर देंगे। तो मायावती तो डरती हैं। तो विपक्ष को एक साथ होने की जरूरत है, विपक्ष को भी एक साथ होने की जरूरत है, और तमाम वहाँ पर वोटर बैंक को इस वाली बात को समझना होगा कि हमें एक ऐसी पार्टी चुननी चाहिए जो पूरे देश के हित की बात करे, जो संविधान की बात करे, जो हमारी महिलाओं को इज्जत दे, हमारी बेटियों को इज्जत दे, जो हमारे पत्रकारों को इज्जत दे, जो मजहब को इज्जत दे। आप देखिए कि यूपी में हो क्या रहा है, मंदिरों में पुजारियों की हत्या हो रही है, तो पुजारी दलित तो होंगे नहीं, वो भी ब्राह्मण ही होंगे, तो ब्राह्मण भी सेफ नहीं है वहां पर। सेफ कौन है? सिर्फ ठाकुर राज चल रहा है। तो ठाकुर राज पे जो ठाकुर मात्र 6% है, पूरे उत्तर प्रदेश को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो इस वक्त तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर ये सोचना चाहिए कि जहां पर भी इलेक्शन है वहां तमाम पार्टी सिर्फ एक बंदे को उतारें, या एक ही में एक कर लें कि हमें इसको जिताना है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो। ये नहीं कि 3-13 बांट करके वोट को बांटा जाए। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। मायावती कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम छोटे छोटे दल को लेकर चुनाव लड़ेंगे।
असदुद्दीन ओवैसी का क्या अस्तित्व देख रहे हैं? नहीं, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं और मुसलमान जो हैं मात्र 125 सीट में फैसला कर सकते हैं। अगर 125 सीट में आप चुनाव भी नहीं कराते तो 300 तो वैसी भी सत्ता बन जाती है, 212 में सत्ता बन जाती है। तो मुसलमानों को तो सिर्फ हवा बनाकर पेश करा जा रहा है, क्योंकि मुसलमान तो एक ऐसी हैंडीकैप्ड नस्ल है भारत में जो पूरे 5 साल तो रेंगती रहती है। जैसे इलेक्शन होता है तमाम पार्टियां इसको अडॉप्ट करके लल्ला बना के झुलाना शुरू कर देती हैं। तो अब हर पार्टी इसको गोद में लेने के चक्कर में, तो ये पूरी की पूरी इनकी स्ट्रैटेजी है। वही तो असदुद्दीन ओवैसी चाह रहे हैं ना कि मुस्लिम की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में होनी चाहिए। वो चाह रहे हैं, सही है, ओवैसी साहब भी सही है, लेकिन ओवैसी साहब को लेके जो एक सत्ता का खेल करा जा रहा है, पहले तो स्ट्रीम मीडिया मैनेजमेंट चलता था, अब यूट्यूब मैनेजमेंट भी चलने लग गया, जिसको देखो ओवैसी साहब हराने जा रहे हैं। अरे भाई 125 सीट का मुसलमान अगर वोट भी नहीं डालेगा तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। तो ये मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है ये यूट्यूब मैनेजमेंट या स्ट्रीम मैनेजमेंट, तो ये गलत है। ये सरकार ये दिखाना चाहती है कि किसी भी तरह इलेक्शन के लास्ट में आके ओवैसी वर्सेस योगी कर दें। हालांकि ओवैसी की कोई इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, औकात नहीं है यूपी में। ओपी राजभर के साथ तो वो हाथ मिला चुके हैं। तो ओपी राजभर कौन है? वो कौन है? वो तो क्या नाम है, सन 2019 में बीजेपी में टर्टर करते थे। ओबीसी समाज को तो साधने की कोशिश तो साधने में क्या है? तो वो भी मुसलमान समाज को साधने में कर रहा है। योगी अपने समाज को साध ले, अखिलेश अपने समाज को साध ले, सब समाज साध के 4-5 सीएम बना ले फिर कि ये मुसलमानों का सीएम, ये दलितों का सीएम, ये ठाकुरों का सीएम। ऐसे साथ के थोड़ी होगा। राजभर साहब तो सन 2019 में बीजेपी में टर्टर करते थे। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रेरित हैं। हिसाब से किसको सीएम बनना चाहिए? मेरे लिहाज से तो फिर एक बार फिर हमें अखिलेश को चांस देना चाहिए कि अखिलेश एक अच्छा सब्स्टिट्यूट था, एक नौजवान था, हमारी नस्ल का था। ये जितने एक्सपायरी डेट में बुढ़े ठरकी आ जाते हैं, इनको क्या पता कि हमारे नौजवानों की क्या डिमांड है, हमारी क्या ख्वाहिशात हैं, तो इनको तो नहीं पता। इस मठ वाले को तो बिल्कुल भी नहीं पता। जिसको ये नहीं पता, इन मठ वालों को तो सबको मठ में होना चाहिए था, इन्हें पार्लियामेंट में घुसा दिया। तो भगवाधारी को या तो जंगलों में होना चाहिए या मठों में होना चाहिए। तो अब पढ़े लिखे को तो आपने जेलों में डलवा दिया और जितने आदू साधे हो उनको आपने पार्लियामेंट में घुसा दिया। तो जब बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो इसी तरह गर्दन कटेगी। अब वो गर्दन चाहे हिंदू की कटे, चाहे सरदार की कटे, चाहे दलित की कटे, चाहे किसान की कटे, चाहे फौजी की कटे। तो अब ये वाली बात यूपी वालों को सोचनी चाहिए, क्योंकि यूपी पूरे 29 जिलों में सबसे बड़ा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है और सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी पाई जाती है। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश से बढ़कर महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से आज 14 विधायक ने इस्तीफा दिया, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है? अरे पूरे भारत में ये सरकार जाती हुई नजर आ रही है। अब ये फालतू में मैनेजमेंट में चिल्लाते रहे हम 200 के पार, हम 300 के पार। आपने देखा ना कैसे ममता बनर्जी ने क्या घुमा घुमा के इनके स्लैब मारे थे। ये तो 200 के पार हो रहे थे, क्या पार हुए? इनकी तो नहीं पार कर दी। 4 सीटों से 75 सीटों पे पहुंचे, ये भी कम नहीं। नहीं तो लेकिन सत्ता तो नहीं बनाई ना, जो इन्होंने टारगेट दिया था वो तो नहीं ना, जो इन्होंने एक हवा पैदा करा था हमारी सरकार आएगी। तो अब इनकी सत्ता जाती हुई है, इनकी भारत में से सत्ता जा रही है। और ये वाली बात हम और आपको पता है या फिर इनके नेताओं को पता है। तो वो नेता अपना फ्यूचर सेव करने के लिए फौरन दूसरी पार्टियों में दल बदली कर रहे हैं कि हमारा जो बीजेपी का टैग है, एक गद्दार पार्टी का टैग है, एक भारतीय बलात्कार पार्टी का टैग है, किसी भी तरह हमारी पार्टी पे हमारा उतर जाए और हम किसी रेपुटेटेड पार्टी में चले जाएं। तो महाराष्ट्र में भी उन एमएलए ने यह कदम उठाया है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उन्होंने स्ट्रोक मारा है बीजेपी के मुंह पे कि देखो तुम्हारी पार्टी जो है किस तरह की। जब ये अपने मेंबरों को नहीं समझा पा रहे तो 140 करोड़ को क्या समझाएंगे ये? भाई अपने मेंबरों को समझाने पार्टी बहुत अच्छी है, विकास कर रही है, विकास के नाम पे आतंकी विकास दुबे जैसे तो देती है। तो ये सब पब्लिक को भी समझ गए, नेता को भी समझ में आ गई है कि बीजेपी सन 2024 में भी जा रही है, 22 में यूपी से जा रही है। तो सब इसको टाटा बाय बाय करें, इनके नेता भी टाटा बाय करें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही है भाई। आप ये देखें ना, अगर तूफान आता है तो सबसे पहले जो तूफान में घिरे हुए होते हैं उन्हीं को तो पता होता है। अगर बीजेपी इतनी मजबूत है और 50 साल तक इसने भारत में राज करना है तो फिर क्यों इनके 14-15 एमएलए जा रहे हैं वापस? यानी उनको पता है कि बीजेपी जा रही है। अंदर खाने सबको पता है कि जा रहे हैं, अंदर खाने खोखली हो चुकी है। बीजेपी में आपस में खुद एक दूसरे की गर्दनें मरोड़ रहे हैं कि हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। अभी देखना यूपी में कैसे लड़ाइयां बजेंगी इनमें। तो इस पार्टी में फूट रही है, फूट रहेगी। ये तो इस पार्टी को सिर्फ आरएसएस जो है वो जोड़ के रखना चाहती है और अब वो भी बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। ब्लॉक प्रमुख में जो हुआ, जो हिंसा देखने को मिली, महिलाएं के साथ साड़ी खींची गई, जो अपमान हुआ, जो चिरहरण हुआ, उसको किस तरह से देख रहे हैं?
ये देखिए कि इन्होंने सोचा कि भारत में हमारे यहाँ औरत की गरिमा सबसे ज्यादा होती है, हमारी इज्जत औरत होती है, बेटी बहू माँ हमारी इज्जत होती है, तभी हम भारत माता की जय कहते हैं। तो इस योगी महाराज ने पूरा अल्टीमेटम दिया कि तुम्हें औरतों पे ही हाथ डालना है, इनका चीरहरण करना, ताकि लोग डर जाएं, उनके भाई, उनके बाप, उनके शौहर, उनके वालिद डर के घरों में बैठ जाएं कि हाय हाय हमारी बेटी के साथ ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये योगी महाराज और बीजेपी जो है इस वक्त डर की राजनीति करना चाहती है, इज्जतों पे हाथ डाल रही है कि इज्जत पे हाथ डालेंगे तो लोग डर डर के घरों में घुस जाएंगे, और फिर वीडियो पे खुद ही बना बनाकर वायरल कर रहे हैं। उस वक्त आप तो वहां पे कैमरा लेके नहीं खड़े थे, वो वीडियो किसने बनाई? जाहिर सी बात इन्होंने ही बना के वायरल करी कि देखो हम तुम्हारे साथ यहाँ तक कर सकते हैं, और पुलिस जो वर्दी वाली गुंडी वो हमारे साथ है। लेकिन पुलिस भी तो सुरक्षित नहीं है, उसको भी एसपी को मारा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो उनको भी पता है ना कि इन्होंने इतनी गुलामी करनी शुरू कर दी कि अब पुलिस वाले जो हैं इनके घर के बांदी बन गए, पुलिस वाले भी नौकरी बन गए। जिस तरह नौकर से सुलूक करा जाता है, इस तरह छोटे मोटे विधायक जो हैं या छोटे मोटे बीजेपी के नेता जो पुलिस वालों को हड़काते हैं। अगर पुलिस अपना कर्तव्य सही से निभा रही होती, पुलिस किसके लिए होती? वो हमारे आपके लिए होती, जनता के लिए होती। लेकिन पुलिस किसकी रक्षा करती है? नेताओं की रक्षा करती है। पुलिस किसको बचाती है? नेताओं को बचाती है। पुलिस किसको मारती है? हम आपको मारती है। तो अगर पुलिस ये वाली बात नहीं समझेगी तो पुलिस ऐसे ही होगी जैसे विकास दुबे ने एनकाउंटर करा था ना। अब बीजेपी का हर नेता, चवन्नी चोर नेता पुलिस को एनकाउंटर करके मारेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।